सो ओके, ठीक है, समझ आ गया। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, a monochromatic source of light is emitting light of wavelength 300 nanometer. If power of source is 10 watt, how many photons are emitted by the source in 1 second? तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड, डी एन बाई डी टी। नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड इज इक्वल टू डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू पावर डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन विच इज एच न्यू। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 1 सेकेंड निकालने हैं। डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू पावर कितना गिवन है आपको, पावर इज 10 वाट्स, h इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻⁻34। इसको 20/3 भी लिख लेते हैं काफ़ी जगह। और न्यू कितना होगा, c बाई लेमडा, c कितना है 3 इंटू 10⁻8, लेमडा कितना होगा ऊपर जाएगा 300 नैनोमीटर, मीन्स 300 इंटू 10⁻⁹। क्लियर है, तो ये 3 से 3 कट जाएगा। तो आपको 1 सेकेंड बताना है, टाइम आपको नंबर डेल्टा एन बताने हैं और टाइम आपका कितना है 1 सेकेंड है। तो कितना बनेगा, ये 3 से कट गया तो बनेगा ऊपर बनेगा 10⁻⁻6 डिवाइड बाय, इसको मैं 20/3 लिख सकता हूँ, इंटू 10⁻⁻26। तो ये बनेगा 3/20 इंटू 10⁻⁻+20 विच कैन बी रिटन एज 1.5 इंटू 10⁻19 फोटॉन्स। क्लियर है सबको, इज इट क्लियर? ठीक है, किसी को डाउट, एनी डाउट? सो ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, if the intensity of light from sun is 10 watt per meter square, तो आपको इंटेंसिटी गिवन है 10 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग ऑन द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग ऑफ द डायमेंशन, एरिया गिवन है आपको 20 इंटू 20 इन यूनिट टाइम। ठीक है, तो आपको पता है इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी इज नथिंग बट पावर अपॉन एरिया। ठीक है, और आपको बताया नंबर ऑफ फोटॉन्स पर टाइम, पावर मैंने अभी बताया था आपको, तो विच मीन्स वी कैन से पावर इक्वल टू आई इंटू ए, और पावर को हम क्या लिख सकते हैं, डी एन बाई डी टी इंटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन एच न्यू। आई गिवन है आपको कितना है 10, एरिया है 400। ठीक है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड आ जाएंगे आपके, आपको कितने टाइम पर यूनिट टाइम बताना है, तो डी एन बाई डी टी की वैल्यू बतानी है। तो डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू डी एन बाई डी टी इंटू एच न्यू की वैल्यू कितनी होगी, फ्रिक्वेंसी आपको गिवन है 10⁻15, सो 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 15। काफ़ी जगह आप 6.63 को हम कितना लिख लेते हैं 20/3 भी लिख सकते हैं, तो उसको यहीं पे 20/3 लिख लो बिकॉज इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। सो 20/3 इंटू 10⁻15 एच न्यू, न्यू की वैल्यू कितनी है 10⁻15 विच इज़ इक्वल टू 4 इंटू 10⁻3। यहाँ से आपका डी एन बाई डी टी आ जाएगा।
These are the number of photons emitted per unit time. So dn by dt is equals to कितना बनेगा, कैलकुलेशन है वो आप छोड़ दोगे, ठीक है, वो आप कर लेना, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ फोटोन अबोव द रूफ अबोव 5 मीटर हाइट, ठीक है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, डी एन बाई डी टी का मतलब फोटोन की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁻8 होती है। तो इसका मतलब 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, 3 × 10⁻8 मीटर्स, ठीक है। तो आपको 5 मीटर हाइट तक का बताना है, तो आप यहाँ से नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड निकाल लोगे, जो आपका आएगा वो वैल्यू, ठीक है। इस वैल्यू को सोल्व करोगे तो आपकी कुछ वैल्यू बनेगी 6 × 10⁻21, ठीक है। इसको पूरा सोल्व करोगे तो यहाँ से डी एन बाई डी टी की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, डी एन बाई डी टी कितना होगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड इज 6 × 10⁻21। अब आपको बताना है 5 मीटर हाइट के ऊपर का, तो आप क्या करोगे, 6 × 10⁻21 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड कर दोगे 3 × 10⁻8 से, तो ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। मुझे मोहम्मद मतीन ने बताया था 6 × 10⁻8 एंड आशिता ने भी बताया था आंसर, तो ठीक है, क्लियर है सबको। बिकॉज फोटोन 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, इतना। तो आपको 5 मीटर का बताना है, 5 मीटर हाइट में कितने फोटोन्स आएंगे, तो कम ही आएंगे, ये तो पूरा इतनी लेंथ के ऊपर आते हैं। तो 5 मीटर पे क्या होगा, इतने कितना फोटोन होंगे डिवाइड बाई 1 सेकेंड में कितने फोटोन आ रहे हैं, विच इज कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, वो 3 × 10⁻8 है, ठीक है। क्लियर है सबको, इज इट क्लियर, ओके। नेक्स्ट, थर्ड वन, ओके, ठीक है नया। थर्ड क्वेश्चन है, अ हॉरिजॉन्टल बीम ऑफ इंटेंसिटी आई स्ट्राइक विद द सरफेस ऑफ एरिया ए नॉर्मली, ठीक है। इफ रिफ्लेक्टिव ट्रांसमिटिव ऑफ सरफेस आर 0.2 एंड 0.3 फाइंड आउट द फोर्स ऑन द सरफेस बाय द लाइट, ठीक है। तो आपको हीट वाले चैप्टर में बताया गया होगा कि एब्सॉर्ब प्लस रिफ्लेक्टिंग प्लस ट्रांसमिटिंग की जो वैल्यू होती है 1 के इक्वल होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टिव की कितनी दे रखी है 0.3 एंड ट्रांसमिटिव की दे रखी है 0.2, तो एब्जॉर्बिव की कितनी आएगी 0.5, कि देखो a प्लस 0.3 प्लस 0.2 इक्वल टू 1, यहाँ से a कितना बनेगा 0.5, इज इट क्लियर। तो ये आके आपका दिस इज योर एब्जॉर्ब जो हो रहा है वो है, ठीक है। और फोर्स क्या होता है, फोर्स इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और अगर n पार्टिकल है तो हम फोर्स को ऐसा लिख सकते हैं, फोर्स कैन ऑल्सो बी रिटन एज, अगर नंबर ऑफ फोटोन आ रहे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू मोमेंटम ऑफ 1 फोटोन, ठीक है। दिस इज नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड एंड दिस इज मोमेंटम ऑफ 1 फोटोन। एक फोटोन का मोमेंटम है एंड दिस इज नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। मोमेंटम को आपको पता है डी ब्रोगली वेव से उससे कैसे लिख सकते हैं, उसको हम h बाई लैम्डा लिख सकते हैं, आपको पता है मैटर वे मैंने करवाया है। सो it can be written as p can be written as h by lambda, क्लियर है, ठीक है, कोई डाउट। और आपको पता है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड को हम डेल्टा एन बाई डेल्टा टी को मैंने आपको बताया था कैसा लिख सकते हैं, पावर डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, ठीक है, अभी जो रिसेंट में फॉर्मूला यूज किया था। और पावर को मैंने आपको बता, यहाँ पे ये पावर है मोमेंटम नहीं है, ठीक है, दिस इज पावर। नम डेल्टा एन बाय डेल्टा टी जो होगा, पावर को लिख सकते हैं इंटेंसिटी इनटू एरिया, ठीक है। बिकॉज पावर होता क्या है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या होता है, पावर डिवाइड बाय एरिया। और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, एच न्यू को एच सी बाई लैम्डा लिख सकते हैं क्योंकि हमें वेवलेंथ, अच्छा ठीक है चलेगा, एच सी बाई लैम्डा। और आपको पता है लैम्डा को हम एच बाई पी भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो डेल्टा एन बाई डेल्टा टी, यहाँ से मोमेंटम निकालेंगे, एच बाई लैम्डा क्या होता है, पी होता है, यहाँ पे देखो, तो इधर रख देंगे डेल्टा एन बाई डेल्टा टी इज इक्वल्स टू आई ए इंटू एच बाई लैम्डा इज पी मल्टीप्लाई बाई सी, ठीक है। तो यहाँ से पी कितना आएगा, पी विल बी
आई ए बाय सी इंटू डेल्टा एन बाय डेल्टा टी नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको फोर्स निकालना है। ये मोमेंटम आ गया एक फोटोन का, दिस इज मोमेंटम ऑफ वन फोटोन। ठीक है, अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स की बात नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ये पी क्या है, ये यहाँ पे मोमेंटम है, दिस इज मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम ऑफ वन फोटोन, क्योंकि डी एन डेल्टा एन बाई डेल्टा टी की बात करें तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड है। ठीक है, दिस इज मोमेंटम ऑफ वन फोटोन। इसको उठा के इधर रख दोगे तो फोर्स कितना बनेगा, फोर्स विल बी डेल्टा एन बाय डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एन बाय डेल्टा टी। जस्ट वेट अ सेकेंड। ठीक है, सो यू वाज ऑन थर्ड क्वेश्चन वी वर ऑन। ओके, तो मैं क्या बता रहा था, देखो फर्स्ट आपका a प्लस आर प्लस टी कितना होगा 1, यहाँ से हमारा a कितना आएगा 0.5। इसका मतलब जो सरफेस है उस पर फोटोन कितने एब्जॉर्ब हो रहे हैं, वो हैं आपके 0.5। ठीक है, फिर हमने फॉर्मूला यूज़ किया कि नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड, यहाँ पे पहले आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ लगा लेंगे। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज h बाय लैम्डा। ठीक है, दिस इज मोमेंटम ऑफ फोटोन। ठीक है, कोई भी मैटर वेव होती है उसका जो मोशन में होता है उसके से क्या होता है, वो वेव प्रोड्यूस करती है विच इज नोन एज मैटर वेव। ठीक है, एंड दिस इज मोमेंटम ऑफ फोटोन। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या बताना है, फोर्स बताना है। फोर्स क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इसका मतलब जितने नंबर ऑफ मोमेंटम किसी भी डेल्टा एन बाय डेल्टा टी नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड इनटू मोमेंटम ऑफ वन फोटोन। ठीक है, ये हमें फोर्स निकालना है। ठीक है, और आपको पता है दैट वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकंड जो होता है डेल्टा एन बाय डेल्टा टी विच इज इक्वल टू पावर। पावर क्या होता है, इंटेंसिटी इनटू एरिया डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन विच कैन बी रिटन एज एच सी बाय लैम्डा। ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब जो फोटोन है उसकी मोमेंटम कितना होगा इनकमिंग फोटोन का, सो उसका जो मोमेंटम है विच कैन बी रिटन एज मोमेंटम ऑफ इनकमिंग। जो फोटोन आ रहा है उसका मोमेंटम कितना होगा, इनकमिंग फोटोन, एक फोटोन की बात कर रहे हैं तो उसकी पावर आई ए अपॉन सी। क्योंकि यहाँ पे देखो h बाई लैम्डा क्या बन जाएगा, p बन जाएगा ना, ये h बाई लैम्डा। इट कैन रिटन एज आई ए बाई एच बाई लैम्डा कैन बी रिटन एज p इंटू सी। ठीक है, और मैं बात करूँ नंबर फोटोन्स पर सेकंड, एक फोटोन की बात करते हैं पूरी वैल्यू बन जाएगी 1। सो p एक फोटोन के लिए कितना बनेगा, फॉर वन फोटोन इट विल बी p इक्वल टू आई ए बाई सी, क्योंकि मैं एक फोटोन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक फोटोन का मोमेंटम आ गया। ठीक है, अब ध्यान से समझें, जो इंसिडेंट हो रहा है सरफेस पे 0.5 तो क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। बाकी क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है कितना, 0.3। ठीक है, तो इसका मतलब ठीक है, तो 0.5 तो क्या हो रहा है कि पूरा एब्जॉर्ब का मतलब क्या, उसका अगर मोमेंटम p था तो फाइनल कितना हो जाएगा 0, क्योंकि उसने एब्जॉर्ब कर लिया। और रिफ्लेक्ट के अंदर क्या होगा, जितना आया उतना ही वापस चला गया, तो आने वाले का मोमेंटम p तो जाने वाले का माइनस p। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा 2p हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे F इक्वल टू एब्जॉर्प्टिव इनटू मोमेंटम ऑफ वन फोटोन, कितना होगा आई ए बाई सी। ठीक है, प्लस देखो ट्रांसमिटिव का जितना आ रहा है उतना ही जाएगा, तो उसका चेंज इन मोमेंटम होगा ही नहीं, उसका तो हम जीरो लेंगे, ट्रांसमिटिव का नहीं लेते हैं। रिफ्लेक्टिव में क्या होगा, आ पी से रहा जा माइनस पी से, तो 2p हो जाएगा। इसलिए वी कैन रिटर्न एज राइट एज 2r इंटू आई ए बाई सी। ध्यान से समझो इस चीज को, मैंने क्या लिखा है, ए एब्जॉर्प्टिव का क्या है, फोटोन जो इंसिडेंट हो रहा है, मैंने क्या लिखा है, मोमेंटम ऑफ इनकमिंग फोटोन, उसका तो मोमेंटम इतना है। जब एब्जॉर्ब हो गया तो उसका आउट कितना होगा 0 एब्जॉर्प्टिव का, तो और रिफ्लेक्टिव का कितना होगा -p। इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम उसका 2p हो गया, तो उसको मैंने यहाँ पे 2r लिख दिया। और ट्रांसमिटिव का सीधे ट्रांसफर कर जाएगा, इसलिए उसको कंसिडर चेंज इन मोमेंटम नहीं होगा, उसको हम फोर्स में नहीं लिखेंगे। तो यहाँ से कितना बनेगा, ए है आपका 0.5, आर है आपका 0.3, यहाँ पे मैंने लिखा था पहले आर इज 0.3, तो 2r हो जाएगा 0.6।
आई ए बाय सी. So which can be written as 1.1 I a by c. I a by c क्या है? मोमेंटम ऑफ वन फोटोन. इतना सबको क्लियर है? इज इट क्लियर? किसी को डाउट? बस ये इंपॉर्टेंट चीज थी, फोर्स निकालना है. फोर्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम ऑफ फोटॉन्स. तो कितने फोटॉन्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग करना था. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन. Light of wavelength lambda has uniform intensity I and it is falling vertically downwards. Okay, if a rectangular circular cone is kept on a ground with its base on horizontal floor, find out the force by the light on the cone given that the cone of height h is a black body. ठीक है. लास्ट फॉर्मूला कैसे आया? देविका, ये आपको हीट में पढ़ाया जाता है. जो मैंने आपको पहले लिखा था वो फॉर्मूला, दैट फॉर्मूला इज हीट. कि ये जो इसमें हीट में होता है फॉर्मूला की मोमेंटम एब्जॉर्ब कर रहा है, तो फाइनल मोमेंटम कितना होगा? पी फाइनल जीरो होगा, इनिशियल पी ही होगा. ठीक है, और रिफ्लेक्टिव में माइनस पी हो जाएगा. ठीक है, बस वही चीज़ लगानी है. तो इसलिए उसका टू आर होगा और ट्रांसमिटिव का जीरो होगा. चेंज इन मोमेंटम देखते हैं हम यहाँ पे. ठीक है, मोमेंटम नहीं, चेंज इन मोमेंटम, चेंज कितना हो रहा है. नेक्स्ट, तो आपको यहाँ पे क्या बताना है? कौन है? ठीक है, कौन है और उस पर क्या बोला गया? इट इज कंटिन्यूसली हैंगिंग मैन. ठीक है, तो क्या बोला है? लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा हैज यूनिफॉर्म इंटेंसिटी इज फॉलिंग वर्टिकली. तो ऐसे गिर रही है वर्टिकली, एकदम ऊपर से यूं. ठीक है, डाउनवर्ड्स इफ राइट सर्कुलर कॉन इज कैप्ट ऑन द बेस ऑन हॉरिजॉन्टल फ्लोर. ठीक है, सो आपको क्या बताना? फाइंड आउट द फोर्स बाय द लाइट ऑन द कॉन गिवन दैट द हाइट ऑफ कॉन इज h एंड इट इज अ ब्लैक बॉडी. ठीक है, तो ब्लैक बॉडी में सारा का सारा क्या कर रही है? एब्जॉर्ब कर रही है. ठीक है, और जो इंसिडेंट फोटोन है उनकी मोमेंटम भी क्या है? डाउनवर्ड ही है. और वो क्या हो रहा है? सारे के सारे मोमेंटम क्या हो रहा है? पी फाइनल कितना होगा? फाइनल मोमेंटम विल बी जीरो, बिकॉज सारा का सारा क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब. ब्लैक बॉडी है जिनका एब्जॉर्बिव वन होता है, आर और टी कितना होता है? जीरो. ठीक है, ओके. फाइंड आउट द फोर्स. अब ये फोर्स लगाएगा आपको. अगर एक छोटा सा सेक्शन लोगे, विच हैज हाइट, यहाँ से एच हाइट पे है और आर उसकी रेडियस है, तो उस पर जो फोर्स लगाएगा इस तरह से लगेगा फोर्स, यहाँ से भी और यहाँ से भी. ठीक है, तो उसका बताना है. तो आप पहले तो देखो, डेल्टा पी मोमेंटम ऑफ वन फोटोन निकाल सकते हैं. मैंने आपको बताया था फोर्स का फॉर्मूला क्या था? ए इंटू आई ए बाई सी. ठीक है, क्योंकि इसमें आर और टी जीरो है तो सीधा सीधा हम यही लिख देंगे. ठीक है, एफ को हम डेल्टा पी बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं. ए आपका वन है इसमें, सो आई ए बाई सी. एरिया कितना है इसका? ये वाला एरिया लेंगे पाई आर स्क्वायर, आई इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय सी. ठीक है, परपेंडिकुलर जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो लिया जाता है. ठीक है, सो और यहाँ से साइड से भी आ रहा है. ठीक है,
और इसने क्वेश्चन में क्या बोला है, लाइट ऑफ हाइट h, इसकी हाइट h है, ठीक है, एंड राइट सर्कुलर कॉन, इट इज ए राइट सर्कुलर कॉन। राइट सर्कुलर कॉन का मतलब ये होता है कि जिसका r और h दोनों इक्वल होता है। राइट सर्कुलर कॉन विच मीन्स हाइट इज इक्वल टू बेस रेडियस, ठीक है। तो यहाँ से आपका इनिशियल मोमेंटम कितना आएगा, p1 जो आएगा दैट विल बी, 1 सेकंड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, 1 सेकंड की बात कर रहे हैं सर, इसमें इंटीग्रेशन करना है, नहीं नहीं नहीं, इंटीग्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। सो P1 कितना आएगा यहाँ पे, इनिशियल मोमेंटम पर सेकंड की बात करेंगे हम, तो क्योंकि तो डेल्टा टी को 1 कर देंगे तो P1 कितना बनेगा, I इंटू पाई, आर को मैं H लिख सकता हूँ बिकॉज इट इज़ ए राइट सर्कुलर कॉन, इसका हाइट और बेस रेडियस क्या होता है, सेम होता है। फाइनल कितना होगा, फाइनल जीरो होगा, मैंने ऊपर ही लिखा हुआ, ये देखो ये लिखा हुआ, फाइनल जीरो है, इनिशियल ये है, तो फोर्स कितना होगा, एफ निकालना है, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, और ये एक्चुअली तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी बाय डेल्टा टी है, फाइनल ये इनिशियली, तो सीधा सीधा बन जाएगा, कितना बन जाएगा, आई इंटू पाई एच स्क्वायर बाय सी, दिस इज योर फोर्स। ये डेल्टा पी बाय डेल्टा टी 1 सेकंड की बात की है, तो इसको ऐसा लिख लो, डेल्टा पी वन बाय डेल्टा टी, और फाइनल कितना है, जीरो है, तो डेल्टा पी एफ बाय डेल्टा टी भी जीरो होगा। सो आपका फोर्स कितना आएगा, आई इंटू पाई एच स्क्वायर बाय सी, ये आपका आंसर है। क्लियर है सबको, इसमें आपको इंटीग्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन, ओके जस्ट वेट अ सेकेंड, बताता हूँ। दिस लैपटॉप हैंग हो रहा है ये बहुत ज़्यादा, कहाँ जा रहा है ये, जिसको समझ नहीं है दे कैन रेज देयर हैंड्स, ठीक है। मैंने क्या बोला आपको, फोर्स, फोर्स लिखवाया, फोर्स, देखिए मैं बता रहा हूँ ओके, बता रहा हूँ, सुनिए। मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था फोर्स का, कि ए इंटू आई ए बाई सी प्लस 2r इंटू आई ए बाई सी, अगर रिफ्लेक्टिव होता है, इसने बोला है ब्लैक बॉडी है तो r जीरो है, तो फोर्स सिर्फ आई ए बाई सी होगा, और ए भी आपका कितना है 1 है, तो फोर्स कितना होगा आई ए बाई सी, ठीक है। तो एरिया जो लेंगे फोटोन, इस परपेंडिकुलर एरिया लेते हैं, जो फोटोन इंसिडेंट होते हैं ना, उसका परपेंडिकुलर एरिया तो यही बनेगा ना, शेड पार्ट। इसने बोला है इट इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब फोटोन इस तरह से गिर रहे हैं, तो उसका एरिया हम कौन सा लेंगे, ये वाला एरिया लेंगे विच हैज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो फोर्स आ गया आई ए बाई सी, तो डेल्टा पी वन बाई डेल्टा टी, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, आई इंटू एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन सी, और ये कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर रहा है, तो फाइनल मोमेंटम कितना होगा, जीरो होगा, पी फाइनल। तो चेंज इन मोमेंटम, देखो फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, तो इनिशियल ये है, फाइनल जीरो, तो इनका सीधा सीधा फोर्स बन जाएगा, एक्चुअली डेल्टा पी बाई डेल्टा टी होता है, ठीक है। तो एफ क्या होगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल डेल्टा बाय डेल्टा टी। सो फाइनल आपका जीरो ही है, इनिशियल पड़ा ही है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी के लिए क्या बनेगी, आई इंटू पाई आर स्क्वायर बाई सी, और इट इज़ ए राइट सर्कुलर कोन, जिसका मतलब आर इज इक्वल टू एच, तो आपका आंसर है पाई एच स्क्वायर बाय सी, दैट्स इट, ठीक है। क्लियर है सबको, इज इट क्लियर, दो लोगों ने भी हैंड रेस किए हुए हैं, ओके। अगर आप जब मैं क्वेश्चन समझा लोगे तो आप हैंड डाउन कर लिया करो, उसके बाद अगर प्रॉब्लम तो वापस रेस कर लिया करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, a hemispherical ball of radius r is kept on a ground such that its circular opening is touching the ground, okay. If it is completely reflecting the light of intensity I naught is falling down, find out the force on the hemisphere, ठीक है। अब इसमें करना पड़ेगा आपको इंटीग्रेशन, ठीक है।
क्वेश्चन समझाता हूँ क्या है। ठीक है, हेमिस्फेरिकल कौन है? ठीक है, ठीक है। सो अब आपका हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसकी रेडियस आर है और लाइट ऊपर से क्या हो रही, इस तरह से आ रही है। ठीक है, ओके। तो अब आपको क्या बताना है, इफ इट इज कम्प्लीटली रिफ्लेक्टिंग, ये पूरा का पूरा क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यहाँ से जैसे आएगा ऐसे जाएगा, इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो इफ इट इज कम्प्लीटली रिफ्लेक्टिंग, तो यहाँ पे इसका इस बार आपका आर जो है वो 1 है, टी 0 है और ए बी क्या आपका 0 है। ठीक है, एंड आई नोट इंटेंसिटी है, फाइंड आउट द फोर्स ऑन हेमिस्फेरिकल शेल। ठीक है, आपको फोर्स बताना है हेमिस्फेरिकल शेल पे इस पर। ठीक है, तो आपकी जो एनर्जी होती है, पावर क्या होती है, पावर इज नथिंग बट डेल्टा ई बाय डेल्टा टी। ठीक है, और पावर को हम क्या लिख सकते हैं, इंटेंसिटी इंटू एरिया। ठीक है, इंटेंसिटी इंटू एरिया एंड डेल्टा ई बाय डेल्टा टी। सही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक तो बेसिक फॉर्मूला बताया, अब हम बनाएंगे स्ट्रिप छोटी सी, अलग अलग सर्कुलर स्ट्रिप बनानी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी स्ट्रिप ली सर्कुलर, ठीक है। उसके बाद इसकी रेडियस क्या होगी, आर होगी, स्मॉल आर, और ये कैपिटल आर। ठीक है, अलग कलर से बता रहा हूँ, कैपिटल आर। ठीक है, एंगल हम वर्टिकल के साथ ले रहे हैं थीटा, तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी बनेगी, स्मॉल आर इज इक्वल टू आर साइन थीटा, और हम एक छोटा सा एक सेक्शन ले रहे हैं डी थीटा। ठीक है, क्योंकि ये छोटी सी रेडियस हो गया इसलिए इसका डी थीटा, इतना सा ये पार्ट डी थीटा। ठीक है, सो निष्ठा बिकॉज कौन वाले में सीधा सीधा एब्जॉर्ब कर रहा था, इस बार ये रेडिएट कर रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए इसमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत है। ठीक है, इंटीग्रेशन वैसा भी नहीं है, मतलब आप देख लो, मैं कर रहा हूँ फिर आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये डी थीटा छोटा सा पार्ट है। ठीक है, इज इट क्लियर इतना? ठीक है, आपने मोमेंटम पढ़ा हुआ है पी, मोमेंटम ऑफ फोटोन जो होता है उसका एक और फॉर्मूला होता है एनर्जी ऑफ फोटोन डिवाइड बाय सी, सी इज स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो अब ये जो फोटोन इस पे गिरेगा, ठीक है, इस स्ट्रिप पे गिरेगा, छोटी सी स्ट्रिप, इसका एंगल यहाँ से देखो थीटा है, फोटोन गिर के सीधा गिर रहा है और यहाँ पे एक छोटा सा एंगल बना रहा होगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। ठीक है, अल्टरनेटिव एंगल, दिस इज थीटा देन दिस विल बी आल्सो थीटा। ठीक है, देखो शिट वापस से उड़ गया सब कुछ, इस तरीके से है ये।
ये लैपटॉप बहुत हैंग हो रहा है सर, बहुत ज़्यादा। हाँ क्या करें, छोड़ो। ठीक है, देखो इसमें, ठीक है, इसने क्या बोला है, हेमिस्फेरिकल शेल है और जितना आ रहा है उतना वापस जा रहा है। ठीक है, आपको फोर्स बताना है इसमें। हेमिस्फेरिकल, एक मिनट रुको, बोल के अपना टचिंग द ग्राउंड, इंटेंसिव फोर्स ऑन द, फाइंड द फोर्स ऑन द हेमिस्फीयर। ठीक है, आपको हेमिस्फीयर का फोर्स बताना है इस पे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, छोटी सी स्ट्रिप ली। ठीक है, विच इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ, यहाँ से इसकी रेडियस आर, ये डी थीटा होगा। तो स्ट्रिप की जो विड्थ होगी वो कितनी होगी, आर डी थीटा, आपने पढ़ा होगा ये चीज़ तो। और ये स्मॉल आर होगी रेडियस, तो इसका एरिया क्या आएगा डी ए का, 2 पाई आर इंटू आर डी थीटा। सही है, और आर कितना होगा, आर साइन थीटा होगा। सो डी ए विल बी 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा। ठीक है, क्लियर है। सो ये आपका आ गया छोटा सा एरिया स्ट्रिप पे। अब आपकी जो एनर्जी इंटेंसिटी है वो परपेंडिकुलर इस तरह से आ रही है, तो इसके अलोंग कितनी आएगी, ये तो सीधा परपेंडिकुलर गिर रही है। ठीक है, ये थीटा। ठीक है, ध्यान से देख लो, ये चीज़ बता रहा हूँ, दिस इज थीटा एंड ये आपने इसकी रेडियस, आपने ये छोटा सा एरिया लिया है, स्ट्रिप ली है, उस पर एनर्जी इस तरह से गिर, ये आर डी थीटा इसकी इस तरह से गिर रही है। ठीक है, तो आपका एरिया तो वेक्टर ये होगा डी ए वेक्टर। ठीक है, ये एंगल कितना होगा, ये भी एंगल थीटा ही होगा। ठीक है, सो आपकी जो एनर्जी इस सरफेस, इस स्ट्रिप पे आएगी वो कितनी आएगी, डेल्टा ई बाय डेल्टा टी, विच इज इक्वल टू पावर, पावर को हम लिख सकते हैं आई इंटू एरिया, एरिया भी कौन सा होगा, छोटा सा एरिया होगा डी ए। ठीक है, और वो उसके परपेंडिकुलर नहीं है ना, ये थोड़ा एंगल पे है, इसलिए क्या होगा, कितना एंगल बना रहा है यहाँ पे, थीटा बना रहा है, क्योंकि हमारा जो इंटेंसिटी होती है वो एरिया के अलोंग, एरिया वेक्टर के अलोंग होनी चाहिए, मतलब सीधा सीधा परपेंडिकुलर टू सरफेस गिरनी चाहिए। इस बार आपकी इंटेंसिटी परपेंडिकुलर टू सरफेस नहीं है, एरिया वेक्टर तो आपका डी ए वेक्टर ऐसा है, और इंटेंसिटी जो आ रही है वो इस तरह से आ रही है, तो वो एंगल बना रही है। तो इस टाइम क्या लिखेंगे, आई ए कोस थीटा। ठीक है, कि दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। सो क्या बनेगा, आई डी ए कोस थीटा। क्लियर है इतना सबको, ठीक है, आई डी ए इंटू कॉस थीटा। तो डेल्टा ई कितना आएगा आपका, ई जो है विच इज आई इंटू डी ए कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। ठीक है, और आपको पता है फोटोन, मैंने अभी बता रहा था, फोटोन का जो मोमेंटम होता है इट कैन बी रिटन एज ई बाय सी। तो ई आपका ये पड़ा है, तो मोमेंट फोटोन कितना होगा, पी इक्वल टू कितना बनेगा, इसको बस सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो क्या बनेगा, आई इंटू डी ए इंटू कोस थीटा इंटू डेल्टा टी डिवाइड बाई सी। एंड अभी देखने वाली बात ये है, मोमेंटम ये इसके लोंगे, हमें वर्टिकल के चेंज इन मोमेंटम बताना है, ये तो वर्टिकल के लोंगे, मतलब इस एरिया वेक्टर के लोंगे, वर्टिकल पे कितना चेंज हो रहा होगा, क्योंकि जिससे आ रहा है वैसे आ रहा है, तो पी का कंपोनेंट आएगा इधर वर्टिकल पे, कितना होगा, पी कोस थीटा आने का, और वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है तो पी कोस थीटा जाने का, तो डेल्टा पी कितना बनेगा, हम यहाँ पे सिर्फ वर्टिकल उसने बोला है, फाइंड आउट द फोर्स ऑन फॉलोइंग वर्टिकल, फोर्स बताना है हमें वर्टिकल डायरेक्शन में, तो मोमेंटम जो इंटेंसिटी के होंगे वो पी कोस थीटा, और वापस भी कितना होगा, पी कोस थीटा, क्योंकि पी आपका एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, एरिया वेक्टर के अलॉन्ग, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा, 2p कोस थीटा, पी आपका गिवन है तो कितना बन जाएगा, आई इंटू डी ए इंटू टू कोस थीटा क्या बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा डेल्टा टी बाय सी। ठीक है, उसके बाद ये आ गया आपका चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, अब आपको फोर्स निकालना है, फोर्स क्या होगा, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, तो यहाँ से डेल्टा टी सीधा डिवाइड हो जाएगा, फोर्स आ जाएगा आपका 2 आई डी ए कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय सी, दिस इज योर फोर्स। इतना सबको क्लियर है पहले कि मैं मिटा रहा हूँ इसको, इसलिए इज इट क्लियर।
सबको क्लियर है इतना? मैंने एनर्जी निकाला, एनर्जी का ही पहले पावर का फॉर्मूला लगाया, दिस इज पावर, रेट ऑफ एनर्जी डेल्टा ई बाई डेल्टा टी, ठीक है, और किस उसके अलोंग लिया एरिया के, ठीक है। ओके, उसके बाद फिर फोर्स हमने निकाल लिया, एफ इक्वल टू 2 I dA cos स्क्वायर थीटा बाय सी। तो फोर्स आ गया एफ इक्वल टू 2 I dA cos स्क्वायर थीटा अपॉन सी। डी ए मैंने बताया था आपको कितना था, 2 पाई स्मॉल आर इंटू आर डी थीटा, और स्मॉल आर को हमने लिखा था आर साइन थीटा। तो डी ए कितना बना था, 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। उसको रख देंगे यहाँ पे। सो फोर्स आएगा 2 I इंटू 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय सी, ठीक है। और आपको नेट फोर्स बताना है इन वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स बताना है। आपका जो फोर्स है वो मोमेंटम के अलोंग है, ऐसा लग रहा है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जाओगे तो थीटा बना रहा था, तो क्या बनेगा, नेट फोर्स होगा एफ कोस थीटा। तो एफ नेट विल बी, छोटा सा फोर्स है डी एफ, इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ कॉस थीटा, ठीक है। और लिमिट कहाँ से कहाँ लगाएंगे थीटा की, 0 से π/2, क्योंकि आपका हेमिस्फेरिकल शेल है, ठीक है। तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/2, डी एफ कितना है 4 पाई r स्क्वायर आई साइन थीटा, कोस स्क्वायर है और एक और कोस, तो कोस क्यूब थीटा डी थीटा बाय सी। कितना बनेगा 4 पाई r स्क्वायर आई बाय सी, सब बाहर, कोस क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा, लिमिट 0 से π/2। कोस को टी मान लोगे, इसी तरह से इसका इंटीग्रेशन होगा कोस पावर 4 थीटा बाय 4, ठीक है। तो नेट फोर्स आएगा 4 पाई r स्क्वायर आई बाय सी, दिस विल बी कोस पावर 4 थीटा बाय 4। कोस थीटा को टी मान के करेंगे वो आप समझ जाना, कोस थीटा को टी मानेंगे तो कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होगा। इस तरह से करोगे तो ये माइनस एक्चुअली माइनस में बनेगा, दिस विल बी माइनस, क्योंकि कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होगा, इसलिए लिमिट 0 से π/2। लिमिट बदल दोगे ये पूरी वैल्यू 1/4 बनेगी, कोस π/2 0 होता है एंड कोस 0 1 होता है, तो ये 4 से 4 कैंसल आउट, योर नेट फोर्स विल बी π r² अपॉन सी। क्लियर है सबको इतना? अब देखो, ये मैंने इंटीग्रेशन मेथड से पूरा सोल्व किया, जो नेट फोर्स आया कितना आ रहा है, इसको आप सीधा सीधा भी बोल सकते थे कि हेमिस्फेरिकल शेल है, इस तरह से परपेंडिकुलर आ रहा है, ठीक है। इसका एरिया कितना होगा πr², तो फोर्स कितना बनेगा, एरिया इंटू इंटेंसिटी इंटू एरिया, आई इंटू एरिया डिवाइड बाय सी, दैट्स इट। लास्ट क्लास हमने कौन के अंदर इसी तरीके से किया था, ठीक है। क्लियर है सबको? और ये मैंने यहाँ पे आपको पूरा इंटीग्रेशन करके बता दिया। क्लियर है सबको? इज इट क्लियर? किसी को डाउट है तो दे कैन जस्ट रेज योर देयर हैंड। ओके, वाई लिमिट इज 90। देविका, अगर आपने स्ट्रिप जो कंसीडर किए थीटा, ऐसे स्ट्रिप कंसीडर की थी हेमिस्फेरिकल में, ठीक है, तो अगर आप जीरो जीरो से चल रहे हो 90 तक ही जाओगे, अगर आप ये चल रहे तो ये पार्ट तो ऑटोमेटिकली कवर हो ही रहा है, आप 90 तक ही जाओगे ना, ऑटोमेटिकली इस पार्ट पे जा रहे हो तो ऑटोमेटिकली ये वाला पार्ट तो कवर होगा ही होगा ना, इसलिए हम उसको 90 तक रखेंगे, ठीक है। ओके, क्लियर है? थीटा की रेंज, ये आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ऐसे क्वेश्चन हमने कराए थे जिसमें हेमिस्फेरिकल शेल के लिए लिमिट थीटा की 0 से π/2 रखी जाती है, क्योंकि ये पार्ट ऑटोमेटिकली इस स्ट्रिप के अंदर आ ही जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Assuming wave, just wait a second.
Assuming wave nature of light, find out the time for any electron to come out from the metal surface. Light of intensity I falls on the metal surface of area A with absorptivity A, and all absorbed light is disturbed equally among the all atom of surface. It is given that the only free electron can come out of the metal surface, and work function of electron is phi, and every atom has two free electrons. There are n number atoms per unit area. ठीक है, वेव नेचर ऑफ लाइट है, टाइम ये बताना है आपको फॉर एनी इलेक्ट्रॉन टू कम आउट फ्रॉम मेटल सरफेस। आपको टाइम बताना है कि इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकलेगा सरफेस से, उसको कितना टाइम लगेगा। इंटेंसिटी गिवन है, एरिया गिवन है। सबसे पहले तो ये लगाना है इंटेंसिटी इनटू एरिया, जो होता है वो होता है पावर, ठीक है। और टाइम आपको बताना है, तो सबसे पहले क्या होगा, पावर क्या होता है, डेल्टा ई बाय डेल्टा टी, ठीक है। और विच कैन ऑल्सो रिटर्न एज आई इंटू ए। यहाँ से आपकी एनर्जी जो फोटोन की वो कितना होगा, आई इंटू ए मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, सही है, ठीक है। और ये तो हो गई एनर्जी ऑफ फॉलिंग फोटोन, दिस इज एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, ठीक है। इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी होगी ई। जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है उसकी कितनी होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी इसका मतलब हमें ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वो क्या होगा, ए इंटू डेल्टा ई। वो कितना होगा, आई इंटू ए इंटू स्मॉल ए इंटू डेल्टा टी, ठीक है। बिकॉज ए क्या आपके यहाँ पे एब्जॉर्बिविटी है। तो ये तो हो गई टोटल एनर्जी, ठीक है। और अब एनर्जी सिंगल एटम जो करेगा वो कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे इसने बोला है कितने एन नंबर ऑफ आर है ना, कहीं बोला है नहीं बोला है, एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ से एनर्जी ये तो है फोटोन की एनर्जी, पावर क्या होता है, नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड पर एनर्जी पर टाइम, ठीक है। टोटल सभी प्रोटॉन्स की होती है, क्योंकि डेल्टा ई मैंने आपको बताया था यहाँ पे, ये क्या होगा, डेल्टा ई सभी फोटोन्स का होता है, तभी तो हम इसको ऐसे लिखते हैं पावर को, डेल्टा ई में ऐसा लिखते हैं एन इंटू एच न्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी। फिर हम लिख देते हैं पी इक्वल टू डेल्टा एन बाई डेल्टा टी इंटू एच न्यू। इसका मतलब हम यहाँ पे जो एनर्जी रखते हैं किसकी रखते हैं, सारे फोटोन्स की रखते हैं। तो अगर हमें एक फोटोन की बतानी है तो वो क्या होगा, डिवाइड बाय नंबर फोटोन से उसको डिवाइड कर लेंगे। तो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय वन फोटोन, बाय सिंगल एटम बोल लो या सिंगल फोटोन बोल लो, सिंगल एटम कितना होगा, ये जो आया है वो किसके डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ एटम्स। कितना बनेगा, आई ए स्मॉल ए डेल्टा टी डिवाइड बाय एन, क्योंकि हमने यहाँ पे आपको फॉर्मूला बताया हुआ ये चीज़ का, ठीक है। उसने क्या बोला, इफ वर्क फंक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज फाइन एंड एवरी एटम हैज टू फ्री इलेक्ट्रॉन। लास्ट लाइन पढ़ो, वर्क फंक्शन कितना है, फाइव है इलेक्ट्रॉन का, और उसके बाद सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, टू इलेक्ट्रॉन है। तो कितनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, टू फाइव, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को चाहिए होती है फाइव, तो दो को कितनी चाहिएगी, टू फाइव। सो एनर्जी कितना रिक्वायर्ड है उनके लिए, एनर्जी जो एब्जॉर्ब करेंगे वो टू फाइव, एनर्जी एब्जॉर्ब बाय एटम इज, कि वर्क फंक्शन होता है क्या, कि वो इतना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। तो टू फाइव, उसके बाद क्या होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, टू इलेक्ट्रॉन विल इमिट, ठीक है। तो इसका मतलब जो टू फाइव है दैट शुड बी इक्वल टू दिस, ये एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है इसके इक्वल होना चाहिए, विच मीन्स टू फाइव, कि ये एनर्जी जो है किसके इक्वल हो, जो एनर्जी हमारी एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से टाइम कितना आएगा, ये टाइम हमें निकालना था, डेल्टा टी विल बी टू फाइव एन डिवाइड बाय आई ए स्मॉल ए। तो ये आपका टाइम है जब उसको इमिट होने में टाइम लगेगा। मैंने क्या किया, ध्यान से समझना इस चीज़ को, पहले एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन निकाला,
उसका कितना एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है वो निकाला, दिस इज एनर्जी एब्जॉर्ब। और सिंगल एटम में कितनी हो रही है, डिवाइड बाय एन कर दिया, तो एनर्जी एब्जॉर्ब बाय सिंगल एटम। और एक एटम के अंदर वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन का है 5 और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब 2 5 उसको एनर्जी रिक्वायर्ड है, दिस शुड बी इक्वल टू दिस एनर्जी। तो बस यहाँ से मैं टाइम निकाल लिया। क्लियर है सबको, इज इट क्लियर? ठीक है, ओके नेक्स्ट। इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइव नॉट आपको गिवन है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। उसके बाद में एनालाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा गिवन है आपको 300 नैनोमीटर। इफ 10 to power 15 photon strike per second with a photosensitivity 1%, find out the stopping potential and saturation current in this setup। ठीक है, आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल और करंट बताना है, ठीक है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ 10 to power 15 photons strike the surface per second, number of photon per second with photosensitivity 1%, ठीक है। इसका मतलब नंबर ऑफ फोटोन जो इमिट होंगे डेल्टा एन बाय डेल्टा टी, वो कितना होगा 10 to power 15 का 1%, तो 1% ऑफ 10 to power 15 कितना बनेगा 10 to power 13, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इमिट होंगे वो 10 to power 13 होंगे, ठीक है, पर सेकेंड, इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, ठीक है। अब आपको मैक्सिमम सैचुरेशन करंट बताना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने निकल रहे हैं पर सेकेंड, डी एन बाई डी टी आपको पता है, तो करंट बताना है, करंट क्या होता है Q इक्वल टू चार्ज इक्वल टू एन ई एंड डेल्टा Q बाई डेल्टा टी क्या होता है करंट, विच इज इक्वल टू डेल्टा एन बाई डेल्टा टी इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेल्टा एन बाई डेल्टा टी आपको गिवन है, दिस इज 10 to power 13 इंटू 1.6 इंटू 10 to power minus 19, तो कितना बनेगा 1.6 इंटू 10 to power minus 6, सो 1.6 माइक्रो एम्पियर आपका करंट है, ठीक है, क्लियर है। उसके अलावा आपको फर्स्ट पार्ट में क्या बताना था, स्टॉपिंग पोटेंशियल बताना था। स्टॉपिंग पोटेंशियल मैंने आपको बताया था, काइनेटिक एनर्जी जो होती है फोटॉन्स की, वही क्या होता है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज नथिंग बट स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो E इक्वल्स टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो E इक्वल टू E कितना है, आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, वेवलेंथ गिवन है। देखो जब कभी वेवलेंथ नैनोमीटर में गिवन हो, E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा होता है, ठीक है। जब वेवलेंथ नैनोमीटर में हो तो, और इसको हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, क्योंकि हमारा वर्क फंक्शन किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। फोटो सेंसिटिविटी ये होता है कि जितने फोटोन स्ट्राइक करते हैं उससे एमिट कितने होंगी, सेंसिटिविटी कितनी है उसकी 1% है, मतलब इतनी फोटोन्स आने पे सिर्फ 1% ही वहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, तो बस ये रखा हमने, ठीक है। कि अगर 20% बोला है, इसका मतलब 100 फोटोन्स आएंगे तो 20 इलेक्ट्रॉन्स ही एमिट होंगे, ठीक है। दिस इज नॉन एज फोटो सेंसिटिविटी, क्यों कितना सेंसिटिव है अपनी उस सरफेस से लेके, ठीक है। अब कल को अगर वेवलेंथ नैनोमीटर में और हमें एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी होती है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाते हैं 1240 डिवाइड बाय वेवलेंथ कितनी है 200, दिस इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एच सी की वैल्यू जो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट और नैनोमीटर में इस तरह से, अगर एंगस्ट्रॉम में है तो 12400 कर लेना। ये याद रखना है आपको कि हर बार क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही देता है, वरना आप क्या करोगे यहाँ पे बैठ के कैसे सोल्व करोगे, 6.63 इंटू 10 to power minus 34 इंटू 3 इंटू 10 to power 8 डिवाइड बाय वेवलेंथ है नैनोमीटर में है उसको 200 इंटू 10 to power minus 9, इस तरह से पूरा सोल्व करोगे। और डिवाइड बाय 10 to power 1.6 इंटू 10 to power minus 19 से भी डिवाइड करोगे, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखना है। तो ये पूरी कैलकुलेशन सोल्व करोगे, इसलिए उसने क्या किया, इसको बाहर रखा, इस पूरे की वैल्यू सोल्व की तो 1240 है, ठीक है। तो यहाँ से एनर्जी कितनी आएगी 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है।
ये एनर्जी आ गई 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वर्क फंक्शन आपको गिवन है कितना है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगी एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन कितना है 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन हटा दो v, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो आएगा वो कितना आएगा v नॉट जो होगा वो होगा 3.2 वोल्ट्स। क्लियर है सबको? इज इट क्लियर? कोई डाउट? इज इट क्लियर? ओके, किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। ओके चलिए फिर नेक्स्ट। What will be the effect on stopping potential and saturation current if we make the following changes? तो ये आपका मेंस लेवल, मैं आज सिर्फ लिमिटेड क्वेश्चंस लेके आया हूँ, तो इसमें मतलब सारे अच्छे ही क्वेश्चंस हैं, बाकी इससे इजी ही होंगे फोटो इलेक्ट्रिक के। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो, एटम हो, न्यूक्लियाई हो, ये सबसे मतलब टफेस्ट प्रॉब्लम है जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी कैसा होगा, इतना करंट दे रहे हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, उनका पोटेंशियल कितना होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जो एक अच्छे लेवल के हो मैंने आपको अभी करा रहा हूँ, जिसमें एब्जॉर्प्टिविटी, रिफ्लेक्टिव, ट्रांसमिटिव, ये सब बता रहा हूँ। ठीक है, what will be the effect on the stopping potential and saturation current if we make the following changes? stopping potential किस पे डिपेंड करता है, मैंने आपको बहुत बार बताया है, वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स पे। ठीक है, और सैचुरेशन करंट डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे। एक लिमिट तक फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, क्योंकि एक मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, उसके बाद ही फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, वरना इमिट ही नहीं होंगे। ठीक है, यस आई विल शेयर आवर टुडे स्लाइड्स। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होता है, पावर अपॉन एरिया। सही है, तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, पावर अपॉन एरिया, और पावर क्या होगा डी ई बाई डी टी, विच कैन ऑल्सो रिटन एज डी एन बाई डी टी। डी एन बाई डी टी इंटू एच न्यू, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, डिवाइड बाई ए, और आई कैन ऑल्सो बी रिटन एज डी एन अपॉन डी एन बाई ए इंटू डी टी इंटू एच न्यू, जिसको एक नया नंबर दे देते हैं स्मॉल एन। यहाँ पे स्मॉल एन का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड पर टाइम। ठीक है, emitted पर सेकेंड एंड पर टाइम पर एरिया मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि फर्स्ट डबल द फ्रीक्वेंसी विदाउट चेंजिंग इंटेंसिटी। इंटेंसिटी चेंज नहीं कर रहे, बट हमने फ्रीक्वेंसी क्या कर दी, डबल कर दी। तो फ्रीक्वेंसी डबल करने का मतलब है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा क्या होगा, इक्वेशन होती है E इक्वल टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल लिख सकते हैं, इसे लिखते हैं एच न्यू माइनस इसका वर्क फंक्शन फाई नॉट, इट कैन ऑल्सो रिटन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल ई वी नॉट। तो यहाँ से स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आ रहा है, ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट, ई डिवाइड करोगे वो कांस्टेंट है। अगर आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को डबल कर रहे हो, इसका मतलब आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, अब फ्रीक्वेंसी को डबल कर रहे हो, ई वी डैश बोल रहा हूँ उसको, वी नॉट डैश, कितना हो जाएगा 2 न्यू माइनस फाई नॉट। सही है, तो क्या हो जाएगा, ये डबल से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, अगर इसको हम डबल बोलते तो -2 फाई नॉट होता, तो ये क्या हो गया देखो 2 इंटू एच न्यू माइनस फाई नॉट प्लस फाई नॉट हो रहा है ना, देखो इसका मतलब इट विल बी मोर देन डबल। अगर आप फ्रीक्वेंसी डबल कर रहे हो तो इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा वो डबल से भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना सबको, इतना क्लियर है सबको? इज इट क्लियर? देविका ने बोला नहीं, मैंने यहाँ बोला कि देखो अगर आप फ्रीक्वेंसी को डबल कर रहे हो तो ये डबल हुआ 2 एच नॉट माइनस फाइव नॉट,
फाइव नॉट तो उतना है ना, इसका मतलब आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल डबल से भी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे -5 नॉट है, -2 5 नॉट नहीं है, -2 5 नॉट होता तो जस्ट डबल होता, और वो डबल से भी क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि वो इट इज़ -5 नॉट नॉट -2 5 नॉट, ठीक है। लास्ट लाइन, अरे यार शिट, लास्ट लाइन फिर से, यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है इसको, इसको 2 से फ्रीक्वेंसी, जब आपकी फ्रीक्वेंसी न्यू से न्यू नॉट हो गई तो यहाँ पे डबल किया मैंने इसको, इसको डबल कर रहा हूँ तो मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना बनेगा, ये डबल हो रहा है बट ये डबल नहीं हो रहा है, तो डबल से भी क्या होगा, ज़्यादा होगा ना। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ नीचे, इसी क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ई वी नॉट डैश इक्वल्स टू 2 h न्यू -2 5 नॉट प्लस 5 नॉट लिख सकता हूँ ऐसे। ये क्या है, डबल है स्टार्टिंग वाले का देखो, और ये +5 नॉट ज़्यादा पड़ा है ना, तो डबल से भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा ना, ये तो बोल रहा था मैं, ठीक है। क्लियर है अभी सबको, इज इट क्लियर, ठीक है। और विदाउट चेंजिंग इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या होती है आपकी, नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो यहाँ पे देखो अब आपके एन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, देखो इंटेंसिटी आपने चेंज नहीं की बट आपने फ्रीक्वेंसी क्या कर दी, डबल कर दी, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है ये एन के लिए हाफ हो जाएगी, बिकॉज आई इज सेम, और आपने न्यू को क्या कर दिया, डबल कर दिया, इसका मतलब एन क्या हो जाएगा आपका, हाफ हो जाएगा। इसका मतलब आपका फोटो करंट जो है एन पे डिपेंड करता है, वो भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो फर्स्ट डबल द फ्रीक्वेंसी विदाउट चेंजिंग इंटेंसिटी मीन्स आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल तो डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा एंड फोटो करंट आपका हाफ हो जाएगा, सैचुरेशन करंट, ठीक है। क्लियर है सबको, इज इट क्लियर, ठीक है। उसके बाद पार्ट 2 में क्या है, डबल द इंटेंसिटी विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था I इक्वल टू एन एच न्यू, एन है नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकंड पर एरिया, ठीक है। इंटेंसिटी डबल कर रहे हैं, इसका एन क्या हो जाएगा, डबल, तो सैचुरेशन करंट क्या हो जाएगा, डबल, सैचुरेशन करंट बिकम्स डबल। आई को आपने 2 I नॉट किया है तो एन कितना हो जाएगा, 2 N नॉट, और ठीक है, और फ्रीक्वेंसी आपकी सेम है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी सेम। स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। सर इट ऑल द सेचुरेशन करंट डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। सौम्या मैंने ये बोला था सैचुरेशन करंट बट डिपेंड नहीं करता है फ्रीक्वेंसी पे, बिल्कुल सही बात है वो, पर यहाँ पे देखो ना हमने क्या बोला, एक पर मैंने बोला कि पर्टिकुलर देखो एक फॉर्मूला है एन एच न्यू, ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी पे नहीं, बट ये पूरा फॉर्मूला था ना, अगर एक सेम इंटेंसिटी रख रहे हो और अलग अलग फ्रीक्वेंसी करोगे तब तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो इमिट हो रहे हैं वो तो डिपेंड करेगा ना, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सैचुरेशन करंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, सैचुरेशन करंट इस तरह से डिपेंड करता है, मैंने वो जो ग्राफ बनवाए थे वो सेम फ्रीक्वेंसी डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी, तब सैचुरेशन करंट डिपेंड कर रहा था, और अगर सेम फ्रीक्वेंसी रखते हो और सॉरी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रखते हो सेम इंटेंसिटी रखते हो तब सैचुरेशन करंट सेम होता है, ठीक है। वो मैंने उसके सैचुरेशन की वैल्यू बताई थी उस पॉइंट पे, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे फॉर्मूला देख लो, बस उधर से करो, क्योंकि अगर आप न्यू चेंज कर रहे हो तो एक कुछ ना कुछ क्वांटिटी तो चेंज होगी होगी ना, हम एक को फिक्स रख रहे हैं सौम्या, या तो अगर एक चीज चेंज करो तो अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज करो तो उसके एसोसिएट आपको इंटेंसिटी भी चेंज करना पड़ेगा नंबर ऑफ फोटॉन सेम रखने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम केसेस बना रहे हैं बैठ के, ठीक है। देखो सोम उसमें क्वेश्चन ने बोला था ना डबल द फ्रीक्वेंसी विदाउट चेंजिंग इंटेंसिटी, ऐसा, ठीक है। क्लियर है, इज इट क्लियर, या वापस समझाऊं मैं, आपको समझ नहीं आया तो, ठीक है। ओके चलिए फिर, सौम्या कल को क्वेश्चन में आता ना फोटो करंट, एक बार जेई में भी आया था, फोटो करंट डिपेंड्स अपॉन मल्टीपल में था, ये फोटो करंट किस किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे,
इंटेंसिटी पे, और एक और पता नहीं कुछ तो था, स्टॉपिंग पोटेंशियल समथिंग था। तो उसके अंदर आपके दोनों ऑप्शन ही सही हैं, क्योंकि देखो फ्रीक्वेंसी पे भी एनी हाउ, क्योंकि फोटोन वहाँ से एमिट हो रहे हैं, उसके बाद ही वो क्या होंगे, चालू होगा ना, तो उसका मतलब फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है। बट उसका जो ग्राफ बनाते हैं हम वो सैचुरेशन करंट का इंटेंसिटी के साथ स्ट्रेट लाइन जाता है, फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं जाता है, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं इंटेंसिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट। तो कल को अगर आपके जेई में अगर मल्टीपल करेक्ट में आता है कि भाई इंटेंस फोटो करंट जो है, सैचुरेशन करंट, क्या वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है नहीं करता है, तो मल्टीपल में है देन इट इज करेक्ट, वो डिपेंड करता है, क्योंकि उसके एक फ्रीक्वेंसी के बाद ही चालू होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि बिना फ्रीक्वेंसी एक थ्रेशोल्ड के बाद ही सब चालू होगा ना प्रोग्राम आपका, इसलिए ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको समझ आ गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका सेम ही रहेगा, क्योंकि न्यू आपका सेम है, तो आपका वर्क फंक्शन सेम है, तो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। थर्ड, डबल, अब आप खुद बताना, डबल द इंटेंसिटी एंड डबल द फ्रीक्वेंसी। आप इंटेंसिटी को क्या कर रहे हो, फॉर्मूला है आई इक्वल टू एन एच न्यू, आई को क्या कर रहे हो 2i, और एन एच इसको भी क्या कर रहे हो 2 न्यू, तो आपके एन पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, इसका मतलब आपका सैचुरेशन करंट जो है वो सेम रहेगा, पर स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ जाएगा। मैंने आपको पहला फर्स्ट केस बताया था, जब स्टॉपिंग पोटेंशियल ट्वाइस से भी ज़्यादा हो जाएगा, मोर देन ट्वाइस, ठीक है। थर्ड है इंक्रीज द लेंथ ऑफ ट्यूब। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लेंथ बढ़ाने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन, तो सारे के सारे पैरामीटर क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ ऑफ ट्यूब, ठीक है। क्लियर है सबको, इज इट क्लियर, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। In a photoelectric experiment, same metal is used in two operators where the wavelength of light is respectively. It is found that the maximum speed of photoelectron is find the work function of metal. ठीक है, आपको फाइन आउट बताना है, ये तो क्वेश्चन इजी है। सी का आंसर क्या है, सी का आंसर बताया था, डबल द फ्रीक्वेंसी डबल द इंटेंसिटी, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एन की वैल्यू सेम रहेगी, तो फोटो करंट सेम रहेगा, बट जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डबल से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में आपका वेवलेंथ कितना है, लैम्डा 1 है आपका 1550, और लैम्डा 2 है आपका 3100, ठीक है। तो आपको बताना है काइनेटिक एनर्जी जो है रेशो में, इसके एसोसिएट E1 कितना बनेगा, एच सी बाई लैम्डा 1, तो E2 कितना आएगा, एच सी बाई लैम्डा 2, ठीक है। E1 कितना बनेगा, अब आपको मैंने बताया था एस सी को, ये एंगस्ट्रॉम में है, तो 12400, क्योंकि नैनोमीटर में होता तो 1240 डिवाइड बाय 1550। सिमिलरली दिस वन 12400 डिवाइड बाय 3100। आपको सीधे सीधे दिख रहा है इनका रेशियो ट्वाइस है, 2 लैम्डा 1 है, तो एनर्जी जस्ट हाफ हो जाएगी, तो इसकी एनर्जी निकालोगे आप, डिवाइड करो, कितना बनेगा 155, 8 पे जा रहा है, दिस इज 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस विल बी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब आपको निकालना है काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2, वो होगा E1 माइनस 5, वर्क फंक्शन को माइनस कर देंगे, अपॉन E2 माइनस 5। काइनेटिक एनर्जी किस रेशियो में गिवन है आपको, काइनेटिक एनर्जी इज गिवन विद स्पीड, गिवन है, स्पीड का रेशियो है, V1 अपॉन V2 है आपको, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू √5/1। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम V1 स्क्वायर, स्क्वायर कर दोगे तो 5:1 हो जाएगा, हाफ एम से मल्टीप्लाई कर लो,
तो K1/K2 कितना आएगा 5/1, ठीक है, रख दो इधर 5/1, 8 माइनस 5 डिवाइड बाय 4 माइनस 5 इक्वल टू 5, ठीक है। सो क्या बनेगा 8 माइनस 5 इक्वल टू 20 माइनस 5y, तो 4 5 इक्वल टू 12, सो 5 इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आंसर। क्लियर है? तो आपके 5 की वैल्यू जो है वो कितना होगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ लो। ओके, नेक्स्ट। टेंथ क्वेश्चन, a beam of light of intensity 1600 watt per meter square and wavelength 3100 normally incident on metallic surface of area 100 cm 5 but find the energy and frequency। तो सबसे पहले उसकी एनर्जी निकालनी है। मैंने आपको बताया था एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। एस सी एंगस्ट्रॉम में तो क्या रखेंगे 12400 डिवाइड बाय वेवलेंथ है 3100, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी आ गई, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, E इक्वल टू एच न्यू होता है, ठीक है। और या फिर ये भी क्यों रखना, आपको पता है न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा होता है, न्यू इक्वल टू सी बाय लेमडा 3 इंटू 10⁻8 डिवाइड बाय 3100 इंटू 10⁻10। तो यहाँ से आपकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो कितना आएगा 3/31 इंटू 10⁻16। दिस इज योर फ्रीक्वेंसी। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी E माइनस 5, वर्क फंक्शन आपको गिवन है क्वेश्चन में 2.5, E कितना है 4 माइनस 2.5 कितना आएगा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज काइनेटिक एनर्जी। स्टॉपिंग पोटेंशियल भी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बनेगा 1.5 वोल्ट्स, E हट जाएगा, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी 1.5 वोल्ट्स V नॉट, ठीक है। V नॉट बोल लेते हैं, VS बोल लेते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट, नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स पर सेकेंड। dN/dt बताना है आपको। मैंने बताया था dN/dt क्या होता है, पावर, पावर को लिख सकते हैं इंटेंसिटी इंटू एरिया डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन E। क्या बनेगा dN/dt इज इक्वल्स टू आई कितना आपका 1600, एरिया है 100 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड बाई E कितना है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। तो इसको सॉल्व कर लो, आपका आ जाएगा आंसर। ये कितना बनेगा -216 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 4 इंटू 10⁻19, ये बनेगा 10/4 इंटू 10⁻+19। तो 1 मिनट, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को उसको रखा -2 तो 16 डिवाइड बाय 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 ऊपर जाएगा +19, 16 डिवाइड बाय, सही है, ठीक है। कितना आएगा 2.5 इंटू 10⁻19, सही है, यही बनेगा। क्लियर है? आई इंटू, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद लास्ट क्या पूछा, उसके बाद नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड विच नॉन इज इफ सेंसिटिविटी इज 1%। तो जो हमने निकाले हैं उसका 1% निकाल लो। डेल्टा एन कितना बनेगा 1% ऑफ dN/dt कितना आएगा 2.5 इंटू 10⁻17, ठीक है। 1% निकालना था। उसके बाद आपको क्या निकालना है सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट जो होगा वो कितना होगा, आपके नंबर ऑफ फोटॉन्स आ गए, ठीक है।
और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे उसके इलेक्ट्रॉन से, नंबर ऑफ फोटॉन्स, क्योंकि क्यू आई क्या होगा, डेल्टा एन बाय डेल्टा टी इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना बनेगा सैचुरेशन करंट, 2.5 इंटू 10⁻17 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 कर दो, आपका सैचुरेशन करंट आ जाएगा। फिर निकालना है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। आपको पता है फाई नॉट जो होता है वो क्या होता है, एच सी बाई लैम्डा नॉट। यहाँ से आप फाई नॉट निकाल लेना, ठीक है। फाई नॉट की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है सबको, किसी को डाउट है तो पूछ लो अभी, ठीक है। सो ये आपको आज का सारा बता दिया है, नेक्स्ट क्लास हम और डिस्कस कर लेंगे आगे। अब नेक्स्ट क्लास हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का पढ़ेंगे और न्यूक्लियस का पढ़ेंगे, ठीक है। सो इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू सो मच, एंड आपको ये मिल जाएगा फिर, ठीक है।